सिलेक्शन पाथ की इस पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने पहले क्लास की शुरुआत कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में पढ़कर करेंगे। भारत के संविधान में अब तक कई संशोधन किए जा चुके हैं और इस क्लास में हम लोग परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो भी संविधान संशोधन है उनके बारे में पढ़ेंगे। और आज पार्ट 1 में हम 1 से 100 के बीच में जो भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में ही हो गया था। तो नए संविधान के बनने के बाद सरकार द्वारा कई भूमि सुधार से जुड़े हुए प्रयास किए जा रहे थे और कई कानून लाए जा रहे थे। तो ऐसे ही भूमि सुधार से जुड़े हुए जितने भी कानून बन रहे थे उन सभी को संविधान में एक अलग नवी अनुसूची बनाकर उसमें रखा गया। संविधान लागू होते समय उसमें 8 अनुसूचियां थीं, जैसा कि आप जानते होंगे। और प्रथम संविधान संशोधन करके उसमें एक नवी अनुसूची जोड़ी गई और भूमि सुधार से जुड़े सारे कानून उसी अनुसूची में रखे गए। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19(1) या 19(क) में ये हमें दिया गया है। तो इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कुछ भी बोलने की आज़ादी पर 3 ऐसे आधार जोड़े गए जिनके बारे में आप नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि ये 3 आधार जिससे कि पब्लिक शांति भंग हो या फिर दूसरे देशों से हमारे संबंध बिगड़े या फिर किसी को कोई हिंसा करने के लिए या कोई क्राइम करने के लिए उकसाना, ये 3 चीज़ें इसमें जोड़ी गई कि इनसे जुड़े विषयों पर आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। फिर अगला हमारा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है चौथा संविधान संशोधन जो 1955 में हुआ था। ये भी कुछ न कुछ नवी अनुसूची से ही जुड़ा हुआ है या प्रथम संविधान संशोधन से, जिसमें किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत संपत्ति है, अगर राज्य यहाँ पर देश के लिए प्रयोग हो रहा है, तो राज्य या देश के द्वारा अगर उसकी अपनी संपत्ति को हस्तगत किया जा रहा है तो वो व्यक्ति न्यायालय जाकर इसकी समीक्षा नहीं कर सकता है। वही सारे कानून जो हमने प्रथम संविधान संशोधन में देखा कि उन कानूनों के लिए नवी अनुसूची बनाई गई थी, तो नवी अनुसूची को न्यायालय की समीक्षा से बाहर किया गया था। फिर अगला 7वां संविधान संशोधन 1956। ये भारत के इतिहास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। जैसा कि आप जानते होंगे कि आज़ादी के बाद से ही भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए काफ़ी आंदोलन चला था और इसी के परिणाम स्वरूप 1953 में आंध्र प्रदेश जो है वो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना था। फिर उसी के आगे चलते हुए 1956 में ये संशोधन के द्वारा सभी राज्यों को एक बार फिर भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। उसके बाद कितने 14 राज्य हो गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। इस संशोधन में एक और बात क्या थी कि एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक समान हाईकोर्ट की व्यवस्था की जा सकती है, यानी एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट है। साथ ही भाग 7 के अंतर्गत अनुच्छेद 238, ये दोनों भाग 7 जिसमें कि अनुच्छेद 238 था, ये एक बी प्रकार के राज्यों से संबंधित अनुच्छेद था। तो चूंकि वो 4 प्रकार के राज्य, इसके बारे में बाद में पढ़ लेंगे, वो ख़त्म करके भाषाई आधार पर फिर से पुनर्गठन हुआ,
इसीलिए इस अनुच्छेद की भी आवश्यकता समाप्त हो गई और ये हट गया। फिर 9वां संविधान संशोधन 1960। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 में एक संधि हुई थी, जिसमें कुछ भूभाग भारत के द्वारा पाकिस्तान को सौंपना जाना तय हुआ था। तो इसी संधि को पूरा करने के लिए 9वां संविधान संशोधन 1960 हुआ और फिर इसके अंतर्गत कुछ भूभाग जैसे कि बेरू, बारी, खुलना इत्यादि क्षेत्र हमने पाकिस्तान को सौंपे थे। 21वां संविधान संशोधन 1967। 21st। यह संविधान संशोधन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पहली बार 8वीं अनुसूची में एक और भाषा को जोड़ा गया। तो पहली भाषा जो कि 8वीं अनुसूची में ओरिजिनल भाषाओं के अलावा जोड़ी गई वो थी सिंधी। सिंधी भाषा को 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर 24वां संविधान संशोधन 1971। इस संशोधन में संसद की संविधान संशोधन शक्तियां बढ़ाई गई, यानी कि संविधान में संशोधन करने की पार्लियामेंट की जो शक्ति है उसको और मजबूत किया गया और संसद को अब मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्तियां भी दे दी गई, यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें भी कुछ वो लोग बदलाव कर सकते थे। साथ ही एक और प्रावधान क्या हुआ कि किसी बिल जैसा कि आप जानते हैं कोई भी एक्ट लाने के लिए, कोई भी नया कानून बनाने के लिए पहले बिल लाया जाता है और वो बिल जब दोनों सदन से पास हो जाए तो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो इस संशोधन में क्या व्यवस्था की गई कि कोई बिल अगर दोनों सदन से पास हो जाता है और राष्ट्रपति के पास जाता है तो अब राष्ट्रपति को, माननीय राष्ट्रपति को उस बिल पर अपने हस्ताक्षर करने ही होंगे, यानी अपनी सहमति देनी होगी। यह बाध्यकारी कर गया, यानी राष्ट्रपति अब फिर से उस पर विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए सदन को वो बिल वापस नहीं भेज सकते थे। फिर हमारा 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन 1971, जिसके अंतर्गत रजवाड़ों के यानी प्रिंसली स्टेट्स के प्रीवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यह प्रीवी पर्स की व्यवस्था आज़ादी के समय जब ये रजवाड़े भारत से जुड़े थे तो उन्हें यह व्यवस्था दी गई थी, जिसके अंतर्गत उन्हें राज्य सरकार द्वारा यानी कि भारत के द्वारा पैसे देने की व्यवस्था थी, जिसे इस संविधान संशोधन के बाद समाप्त कर दिया गया। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने सारे संविधान संशोधन हुए उसमें से इसका अलग ही स्थान है। इसमें बहुत सारे बदलाव हमारे संविधान में किए गए थे, इसीलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। जैसे इसमें भाग 4A और भाग 14A जोड़ा गया। इसमें हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य और कुछ DPSP जैसी चीज़ों में जोड़ा और बढ़ोतरी की गई थी। साथ ही यह हमारा इकलौता ऐसा संशोधन है जिसमें प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ और प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता एवं एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। साथ ही लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। अब आप अगर राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची, 3 सूची होती हैं हमारे देश में। उन सूची में अलग अलग विषय होते हैं जिन पे वो सभी सरकारें एक्शन ले सकती हैं। जैसे राज्य सरकार राज्य सूची पर
केंद्र सरकार केंद्र सूची पर, और एक होती है समवर्ती सूची जिसमें कॉमन विषय होते हैं जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कोई एक्शन ले सकते हैं। साथ ही इस संशोधन के द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें 42वें संशोधन से जुड़ी हुई थी। और यह संशोधन इतना बड़ा बदलाव लाया था कि इसकी कुछ चीज़ों को वापस करने के लिए एक बार फिर से 44वां संविधान संशोधन करना पड़ा 2 साल के अंदर। तो हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, और ये 42वें संविधान संशोधन की कुछ चीज़ों को बदलने के लिए किया गया, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को लाया गया। यानी अब केवल आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही एक हमारा संपत्ति के अधिकार, जो कि अब तक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट था, वहाँ से हटाकर इसे कानूनी राइट में रख दिया गया, कानूनी अधिकार में। साथ ही 42वें संविधान संशोधन में जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 साल कर दिया गया था, उसको फिर वापस से 5 साल कर दिया गया, और अभी जैसा कि आप जानते हैं अभी भी 5 वर्ष है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 का यही ऐसा संविधान संशोधन है जिसमें हमारी प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में बदलाव हुआ है। ये एक देखिए बड़ा ही दिलचस्प संशोधन 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, और इसके अंतर्गत एक दल बदल विरोधी कानून लाया गया। दल बदल विरोधी कानून, इसे इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। और एक और अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। तो अब कुल अनुसूची जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थी, वो अब 10 हो गई। और ये दल बदल विरोधी कानून किससे जुड़ा हुआ था? तो कोई भी चयनित राजनेता जो किसी एक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़के और चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे, तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये दल बदल विरोधी कानून लाया गया, जिसमें अगर वैसे जीते हुए नेता, चयनित नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। ये हमारा प्रावधान 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। फिर एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण संशोधन 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ, और इसके अंतर्गत हमारा जो वोटिंग की एज है, मतदान करने की उम्र, वो 21 साल से घटाकर 18 की गई। यानी इस संशोधन से पहले मतदान करने के लिए मतदाता की उम्र 21 वर्ष होनी आवश्यक थी, पर यह संशोधन करके उसे 18 कर दिया गया। फिर 65वां संविधान संशोधन 1990, जिसके अंतर्गत पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया। यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, और इसे अनुच्छेद 338 में स्थान दिया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992। तो जैसे हमने सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा था, उसी प्रकार से 71वें संविधान संशोधन से हमने 3 और भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा। चलिए आगे चलते हुए फिर देखिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संशोधन
73वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन से काफ़ी सवाल आते रहते हैं क्योंकि यह पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था जिसकी स्थापना इस संशोधन के द्वारा की गई थी और देश में पंचायती राज लागू हुआ था। तो इसके लिए संविधान में एक और अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज को अलग 11वीं अनुसूची में इससे जुड़ी हुई चीज़ों को रखा गया। अब पंचायती राज से जुड़ी हुई बातें हम लोग एक अलग कक्षा में पढ़ेंगे जिसमें पंचायती राज को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। इसी से जुड़ा हुआ या इसी की तरह एक और 74वां संविधान संशोधन हुआ अगले साल 1993 में, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद का प्रावधान किया गया। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत की व्यवस्था की गई, उसी तरह से शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद का प्रावधान हुआ। और इसके लिए संविधान में एक और अलग से अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो संविधान में शुरुआत में जो 8 अनुसूचियां थीं वो संशोधन होते होते अभी 12 अनुसूचियां तक हैं, जो कि अभी भी उतनी ही हैं। आप कमेंट करके बताइए कि किस किस अनुसूची को जोड़ने के लिए कौन सा संशोधन हुआ है, और तब तक हम लोग आगे चलते हैं। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002। ये संशोधन भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया। शिक्षा का अधिकार भारत के 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य, ध्यान दीजिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा इस संशोधन के अंतर्गत आवश्यक की गई और अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत इसे एक मौलिक अधिकार बनाया गया। आगे बढ़ते हुए 89वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या हुआ, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग बनाया गया था, राष्ट्रीय आयोग बना था। तो अब इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आयोग था उसको अलग कर दिया गया। यानी अब अनुसूचित जाति का अलग आयोग और अनुसूचित जनजातियों का अलग आयोग बन गया। और 338 अनुच्छेद के बगल में एक और अनुच्छेद 338 ए जोड़ दिया गया, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग आयोग की स्थापना करी गई। आगे चलते हुए 91वां संविधान संशोधन 2003। यह संशोधन किसी भी सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या पर रोक लगाने के लिए हुआ था। यानी ऐसा नहीं है कि जितने लोग चयनित होकर आ रहे हैं सभी को मंत्री बना दिया जाए। तो इस संशोधन में क्या हुआ, मंत्रियों की संख्या अधिकतम 15% कर दी गई। यानी कि उस सदन के जितने सदस्य हैं उनके 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, और इस 15% के अंदर ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी आते हैं। साथ ही वैसे सदन जहाँ की सदस्यों की संख्या काफ़ी कम है, जैसे 40 है, तो वहाँ यह संख्या 15% में तो 6 होती है, लेकिन चूंकि वहाँ संख्या कम थी इसलिए यह संख्या 12 रखी गई है। यानी अधिकतम 12 मंत्री उस सदन में बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हुए 92वां संविधान संशोधन, जो कि भाषाओं से जुड़ा हुआ अभी तक का आखिरी संशोधन है। ये 2003 में हुआ था और 4 और भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 4 और भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिससे कि कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, 22 है, जो कि अभी बनी हुई है। यह 92वां संविधान संशोधन से किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हुए 97वां संविधान संशोधन 2011, जो कि सहकारी समितियों की स्थापना से जुड़ा हुआ है।
सहकारी समिति क्या होती है? इसमें कुछ लोग एक साथ होकर एक समिति की गठन कर सकते हैं और उसके अंतर्गत व्यापार, कृषि ऐसी चीज़ें सामूहिक रूप से की जा सकती हैं। तो इस संशोधन के द्वारा भाग 9B, भाग 9ब और ये अनुच्छेद 243 ZH से ZT जोड़े गए, जिसके अंतर्गत ऐसी सहकारी समितियों को अब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, साथ ही उन्हें संविधान का संरक्षण भी दिया गया। और ये है हमारा आज की क्लास का आखिरी संशोधन, 99वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 2014 में हुआ है। ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संशोधन है। किस आधार पर? तो इसलिए कि संसद द्वारा बनाई गई कोई भी नियम की संवैधानिकता से जुड़ा हुआ यह संशोधन है। तो 99वां संशोधन के अंतर्गत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का गठन किया गया था। इसका कार्य क्या था? तो यह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि में जजों की नियुक्ति के लिए इस आयोग का गठन हुआ। जबकि अभी क्या है, तो अभी कहीं भी जजों की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा होती है। इस कोलेजियम व्यवस्था को हटाकर इस आयोग के द्वारा सभी जजों की नियुक्ति करने के लिए ऐसा प्रावधान इस संशोधन से हुआ था। लेकिन अगले वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन और इसके द्वारा जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC बना था, दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया और रद्द कर दिया। अब कोलेजियम व्यवस्था क्या है, इसके बारे में भी हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। अभी हमारा भाग 1 समाप्त हो चुका है और इसी के साथ सिलेक्शन पार्ट की पहली क्लास पूरी हुई। आशा करता हूँ आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। जल्द ही हम भाग 2 के साथ लौटेंगे, जिसमें 100 से आगे के संविधान संशोधन हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो हाल ही में हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उस पर एक पूरी क्लास डेडिकेट करी जाएगी। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें।